नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 5 बजे की 10 रिपोर्टर में। रुक करते हैं पहली खबर का। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कुछ किसान संगठनों से एक बार फिर से उनके मामले को लेकर अपनी बात कही है। आपको बता दें कि किसान संगठनों के बीच चल रही तनातनी के हल के लिए एक कमेटी बनाने के संकेत दिए हैं। दिल्ली की सीमा पर जुटे आंदोलनकारी किसानों से सड़क खाली करवाने की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह देशव्यापी मुद्दा है। सरकार की संगठनों के साथ बातचीत विफल रही है, इसलिए हम ऐसी कमेटी के गठन करेंगे जिससे सरकार के साथ आंदोलनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही देश के उन किसान संगठनों के लोग भी हों जो अभी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं के जरिए किसान आंदोलन का मसला उठाया गया था। 2 याचिकाओं में यह कहा गया था कि सड़क रोककर आंदोलन किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहले आदेश दे चुका है। शाहीन बाग मामले में दिए गए इस फैसले का पालन होना चाहिए। आंदोलनकारियों को सरकार की तरफ से तय जगह पर भेजना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह देखना होगा कि शाहीन बाग में और कितने लोग थे और यहां इस आंदोलन में कितने लोग हैं। सरकार को कोई कदम उठाते समय कानून व्यवस्था का ध्यान भी रखना होगा। ये वो सिर्फ हमें टालना चाहते हैं, हम टलना नहीं है। हम इन खाली हाथों से लड़ेंगे। जितने मर्जी किसान मार ले, हम किसी को नहीं मार। जब इतने गलत फैसले देती है ये गवर्नमेंट, ये मंदिर बना दो, ये कर दो, धारा हटा दो, ये किसानी आंदोलन है, खाली हाथों से लड़ा जाएगा। हम नहीं मानते, ना हम कमेटी में आएंगे न जाएंगे। तो जब अगर कमेटी बनाने की बात होती है तो कमेटी में आप जाएंगे? हम नहीं, हम वो जो सुप्रीम कोर्ट जो सरकार बनाती है हम नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बनाती है? अरे सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, हमारे लीडर देखेंगे क्या करना है, हमारे पन्नू साहब देखेंगे, पंदेर साहब देखेंगे, लेकिन हम बैठ। हाँ, जो ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ गई है वो असल ਦੇ ਵਿੱਚ किसान आंदोलन ਨੂੰ ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहती है। ऐसे साढ़े साथ हाई कोर्ट में भी हुआ पंजाब में, ठीक है, पर असी उसकी हाई कोर्ट की परवाह नहीं की। दूसरा है अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी किसानों की भी एक सहमति नाल बने, एक सहमति बने जो दोनों का पक्ष केंद्र का तो किसानों का रख के करे। वो सानू जब ਉਹਦਾ नोटिस आ गया, कोई एजेंडा आएगा, कोई नोटिस आउंदा वा, फिर ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ विचार करांगे। ਜਿਹੜਾ वो पाई हुई है इन्होंने, वो केंद्र सरकार ने आप पाई है। वही मैं पहला बोला भी कंधे से रख के सुप्रीम कोर्ट के चलाना चाहती है। ਅਸੀਂ कहने हैं भी केंद्र सरकार का जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है, इसको ढवाना चाहिए। तो फैसला तो मोदी सरकार को लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को तो आड़ बना रहे हैं, असी तो उसका भी सामना करने को तैयार हैं, अपने मन बना के बैठे हुए हैं। दूसरी यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट को जो कोई सहमति बनती, कुछ जो एजेंडा आएगा हमारे पास। तो किसान आंदोलन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच चुके हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हैं। संदीप चौधरी जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। और संदीप चौधरी जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई किसान आंदोलन को लेकर? सबसे पहला कमेंट इसी पर कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये किसान आंदोलन के अगेंस्ट या इससे परेशान होकर कुछ बच्चों ने, आप देखिए खासकर उसमें स्टूडेंट्स वर्ग ने जो याचिका लगाई है, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है ये कह करके याचिका लगाई गई है। लेकिन मोहित जी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, सारी चीजें मैनेज्ड हैं, टोटल पॉलिटिकल हैं। और जिस तरीके से कोर्ट ने इसमें अपना फैसला सुनाया है कि सरकार और किसानों की कमेटी बनाई जाए और वो आपस में बैठ करके बात करें, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, पहले से टीम बनी हुई है, किसानों की भी टीम बनी हुई है, सरकार ने भी टीम बनाई है जो इस मसले को आगे बढ़ा रही है, इस मसले पर बातचीत कर रही है। लेकिन अभी तक कोई भी चीज किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अब देखते हैं, चूंकि अब इसमें कोर्ट का भी इंटरफेयर हो गया है, कोर्ट की भी नजर में ये चीजें आ गई हैं, तो किस तरीके से किसान अपनी टीम बनाकर देते हैं और किस तरीके से सरकार किन लोगों को बदलती है या सेम टीम को आगे बढ़ाती है, तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा किस तरीके से ये बातचीत आगे बढ़ेगी और इसमें कोर्ट का क्या फैसला आगे आ सकता है। लेकिन संदीप चौधरी जी, इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि सरकार को भी एक इलाज मिल चुका है। सरकार जो कदम पुलिस के जरिए या फिर कड़ा सख्त कदम उठाकर नहीं कर सकती थी, वो अब कोर्ट के जरिए कोर्ट में जाकर अपनी बात कह सकती है और कोर्ट एक्शन लेगी तो किसानों को मानना पड़ेगा।
बिल्कुल मोहित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात नोटिस की है। यही मैं आपको इस जो ध्यान है इधर ले जाना चाहता था कि सरकार ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसानों से उलझने की बजाय कोर्ट को माध्यम बना लिया है, और कोर्ट के माध्यम से सरकार कोई भी एक्शन कभी भी ले सकती है अगर सख्त एक्शन लेने की जरूरत पड़ी। क्योंकि अब बीच में कोर्ट आ चुका है और सरकार के पास कहने के लिए एक ऑप्शन हो जाएगा कि ये सरकार ने नहीं, ये काम कोर्ट ने कराया है। लेकिन साथ में हम ये भी अगर देखें कि जिस तरीके से शाहीन बाग की स्थिति थी और किसान आंदोलन की स्थिति थी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या दोनों को आप समान मानते हैं या अलग मानते हैं? और साथ में ये जो कोर्ट ने कहा है कि वहां के हालात कोर्ट ने अलग माने हैं और यहाँ के अलग, आपको क्या लगता है दोनों की स्थिति में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? देखिए मोहित जी, बिल्कुल अलग चीजें हैं। साथ केवल वो लोग जोड़ सकते हैं जो किसान के अंदर पाकिस्तान देखते हैं, साथ वो जोड़ सकते हैं जो किसान के अंदर खालिस्तान देखते हैं। इस चीज को साथ वो जोड़ सकते हैं जो किसानों के अंदर बगावत वाले लोग देखते हैं, देशद्रोहियों को देखते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं देखता। किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है और आज की तारीख में बहुत बुरी दशा में जी रहा है, उसके खाने और पीने का काम बड़ी मुश्किल से चलता है, वो सरवाइव नहीं कर रहा है। अदरवाइज आप समझ सकते हैं जो किसान खेत में काम करता है, जब उसके पैर में चोट लग जाती है वो मिट्टी लगाकर अपने पैर पे वही काम करना पसंद करता है, वो अपने घर तक जाना पसंद नहीं करता। लेकिन आप देखिए, अगर वो अपने खेत, अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर इतने लंबे समय से इतनी सर्दी में डटा हुआ है जहां जानवर भी बाहर नहीं रह सकते, तो कितनी बुरी स्थिति होगी। तो सरकार को समझना चाहिए, कोर्ट को समझना चाहिए और किसान की हालत, किसान का दर्द समझना पड़ेगा। बिल्कुल, कल किसान संगठन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक दुखद भरी जानकारी उन्होंने साझा की। उन्होंने कहा कि एवरेज एक किसान की मौत हर रोज वहां पर हो रही है। और इसी को लेकर क्या लगता है कि अगर कोर्ट की तरफ से कमेटी का गठन जो किया जा रहा है, क्या उससे बातचीत कर पाएंगे किसान इन सब चीजों से गुजरने के बाद? देखिए मोहित जी, मैं आपको बता दूं, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, ये चीजें पहले से कही जाती हैं और ये सच्चाई भी है। तो जिस तरीके से कोर्ट में ने इनसे इनिशिएटिव लिया है और एक तरीके से सरकार और किसानों के बीच आकर के कोर्ट खड़ी हो गई है, तो मुझे लगता है ये जो बातचीत है अब सही दिशा में बढ़ेगी और किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी। पंजाब में चुनाव है और उसको लेकर लगातार जो सियासी दल हैं किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासत को गरमाने में लगे हुए हैं, उसको भुनाने में लगे हैं। क्या लग रहा है कि कोर्ट की एंट्री से अब उनकी सियासत भी खतरे में है? वो जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे उस पर भी रोक लगेगी? देखिए मोहित जी, जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, तो चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, राजनीतिक लोग तो राजनीति करेंगे। मुद्दा चाहे शाहीन बाग का हो, मुद्दा चाहे किसानों का हो, मुद्दा चाहे मंदिर का हो, मुद्दा चाहे मस्जिद का हो, मुद्दा चाहे धारा 370 का हो, राजनीतिक लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान की समस्या और किसान की परेशानी को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन जो देरी हो रही है सर, जिस तरीके से लगातार, क्योंकि आज 21वां दिन है और अभी तो कमेटी को लेकर बात कही जा रही है, इसमें भी कितना वक्त लगेगा? लगता नहीं कि इतना ही ज्यादा नुकसान सरकार को और किसानों को हो रहा है इस आंदोलन का जितना देरी के साथ चल रहा है? देखिए मोहित जी, मैं आपको बता दूं, किसानों को भी नुकसान हो रहा है, सरकार को भी नुकसान हो रहा है और देश को भी पूरा इसका नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्रीज बंद हैं, रास्ते बंद हैं और आम आदमी को भी इसका नुकसान हो रहा है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि हमारे देश की व्यवस्था कुछ इस तरीके की रही है, जब भी कुछ किसी को चाहिए तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि टाइम से किसान को सब कुछ मिल जाए, टाइम से सर्विसमैन को सब कुछ मिल जाए। किसी भी इंडस्ट्री में आपको मांग रखनी पड़ती है, आपको धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अगर सब कुछ स्मूथली होने लगे, बिना कहे, बिना प्रदर्शन के, बिना विरोध के होने लगे, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अमेरिका बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन संदीप जी, इससे अच्छा यह होता कि शुरुआत में जिस तरीके से कमेटियों का गठन करने के बजाय सरकार ने बातचीत का न्योता दिया था और किसान वहां पहुंचते, उनकी और मांगों को सुना जाता, तो ज्यादा बेहतर विकल्प होता। देखिए मोहित जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से किसान, चूंकि कई किसान संगठन इसमें इन्वॉल्व है, आप समझ सकते हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है और सरकार की अपनी एक लिमिटेड टीम है। सरकार भी चाहती थी कि कम से कम लोगों से बातचीत हो, लेकिन कम से कम लोगों से बातचीत नहीं हुई। और आप भी ये चीजें समझते हैं कि ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई करना, समझाना मुश्किल होता है, कम लोगों को सेटिस्फाई करना, उनको समझाना, चीजों को मैनेज करना आसान होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है जो अभी तक बातचीत किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है। अदरवाइज जहां तक सरकार की बात आती है तो सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया था, एक कदम किसानों की तरफ से भी आगे बढ़ता
तो किसी न किसी मंजिल पे अभी तक बात पहुंच चुकी होती। आपने जिक्र भी किया क्योंकि 40 से ज्यादा किसान संगठन हैं और करीब 30 किसान संगठन थे जो बातचीत करने के लिए गए थे, फिर 35 होते हैं, फिर 40 और अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें अब गुटबाजी देखने को मिल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मान चुके हैं और कानून के साथ उसकी बात कह रहे हैं कि कानून ठीक है। क्या लग रहा है कि गुटबाजी सरकार के लिए फायदेमंद होगी, इस चर्चा के लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदायक होगी? देखिए मोहित जी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, किसी भी, चाहे वो कोई दल हो चाहे किसान हो, अगर वहां पे गुट होंगे, अलग अलग गुट होंगे, तो उनकी बात रखने का तरीका हमेशा कमजोर पड़ेगा और उस चीज का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं किसान संगठनों में है और उस चीज के दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि किसान पूरे तरीके से संगठित नहीं है, किसान भी अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। तो इन चीजों को देखते हुए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी की समस्या वही, जैसे आपको मालूम है पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है और पंजाब में जिस तरीके से गेहूं और धान होता है, हरियाणा में कपास होती है, तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन कुल मिला के किसान परेशान है और किसान की समस्याएं पूरे देश में सेम है, तो इसलिए किसान संगठित है। लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं उनमें वैचारिक लड़ाई और इस तरीके की चीजें अभी एकजुट नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप चौधरी जी अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो संदीप चौधरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी और समझाने की कोशिश की कि किस तरीके के मायने हैं आज कोर्ट में जो सुनवाई हुई है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। अब ऐसे में बीजेपी ने किसानों को नए कानून के फायदे गिनाने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में किसानों की एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहां किसानों को कानून के फायदे गिनाने की कोशिश की, तो वहीं विरोधियों पर भी जमकर हमला किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे दिग्गी राजा ने मध्य प्रदेश की सूखी धरती की प्यास नहीं बुझाई, 10 सालों तक विद्या की धरा को प्यासा रखा, अब खुद को किसान का हमदर्द बता रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो फसल बीमा योजना का 2400 करोड़ रुपए का प्रीमियम तक नहीं जमा किया था, जिसके कारण किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाया। कमलनाथ और दिग्गी राजा कहते हैं कि वो उपवास करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। लेकिन हमने सुना है कि दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले, और उपवास चाहे के लिए बोले किसानों के साथ अन्याय हो गया किसान कानून में। हाँ, उपवास तो करना चाहिए, लेकिन दिग्गी राजा तुम्हें उपवास इसलिए करना चाहिए कि तुम थे 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बिंद की धरा पर तुमने बाढ़ सागर पूरा नहीं किया, बिंद की धरती को वर्षों तक सूखा रखने का अपराध और पाप किया, तो दिग्विजय सिंह, कांग्रेस और कमलनाथ तुमने किया। तुमने नर्मदा जी का पानी इंदौर की, मालवा की धरती पर नहीं आने दिया, तुमने ग्वालियर को सूखा रखा, तुमने बुंदेलखंड को सूखा रखा, और कमलनाथ तुम उपवास करोगे जो जनता का हक ही खा गए। पहला किसान कानून, मैं किसान भाई, चाहे मुझे रीवा में सुन रहे हो, इंदौर में सुन रहे हो, ग्वालियर में सुन रहे हो, सागर में सुन रहे हो, मैं कहना चाहता हूं पहला कानून किसान भाई को, उसमें प्रावधान किया है कि किसान अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, वो चाहे तो मंडी में बेचे, और मंडी में बेचने के बजाय अगर उसको अपने घर पे अच्छा रेट मिलता, कोई व्यापारी आता है और मुझसे कहे कि तुम्हारा धान 3000 रुपये क्विंटल में घर से ले रहा हूं, तो किसी को क्या आपत्ति है भाई? प्याज पैदा हो रही है, प्याज घर से खरीद रहा हूं तुम्हारे। और इस बीच रुक करेंगे एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और इसकी खबर की विस्तार से हम जानकारी लेंगे। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब बीजेपी किसान आंदोलन के जरिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हीं के खिलाफ अब कृषि कानून को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। उसी को लेकर रीवा में सीएम शिवराज ने विरोधियों पर हमला किया। इसी की और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर है? किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने विरोधियों पर हमला किया और क्या क्या कानून के फायदे गिनाए? किस तरह का उत्साह वहां पर किसानों में देखने को मिला? जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा एनसीसी मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में कहा कि कृषि उपज मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी, मंडियों को और अधिक सख्त बनाया जाएगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मंडियों के साथ साथ अच्छे दाम मिलेंगे पर व्यापारियों को भी फसल बेच सकेंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को अपनी फसल का दाम तय करने और अपनी मर्जी से फसल बेचने का अधिकार देता है। जी, ऐसा कानून किसान विरोधी कैसे हो सकता है? वहीं पे आड़े हाथ विपक्षियों को भी उन्होंने लिया कि जो आज तक किसानी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, आज तक उन्होंने किसानी किया ही नहीं है, वह कृषि कानून के बारे में कैसे बताने लगे। लेकिन विजय, साथ में उपवास को लेकर काफी उन्होंने तंज कसा सीएम ने। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कमलनाथ और दिग्गी राजा ये लोग उपवास रखना चाहते हैं, रखना चाहिए, अपने कर्मों के लिए रखना चाहिए कि इन्होंने किसानों के साथ जो स्थिति की है उसको लेकर उन्होंने बात कही। उस पर क्या अपडेट है? जी, उन्होंने बताया कि पूर्व में मध्य प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री उपवास रखने की घोषणा किए हैं। जिन मुख्यमंत्रियों ने विंध्य में बाण सागर बांध का निर्माण पूरा नहीं होने दिया, जिन्होंने मालवा में नर्मदा नदी का पानी नहीं पहुंचने दिया, जिन्होंने किसान के हित में कोई कार्य नहीं किया, उन्हें इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए अवश्य उपवास करना चाहिए। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर विरोधियों पर हमला करते हुए भी यहाँ पर सीएम शिवराज नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो रीवा से संवाददाता जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी साझा की और बताया कि किस तरीके से सीएम शिवराज ने हमला किया विरोधियों पर और इस कानून के फायदे गिनाए हैं। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 21 दिनों से लगातार जारी है और ऐसे में जहां लगातार लोग अपना समर्थन किसान आंदोलन को दे रहे हैं, तो ऐसे में ही राजनीतिक दल भी बढ़ चढ़कर समर्थन दे रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार भी किसान आंदोलन में खाने और पीने, साफ पानी और साथ में शौचालय के इंतजाम की व्यवस्था करवा रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री बीच बीच में जाकर तमाम सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पहुंचे। इस दौरान गोपाल राय ने यहां बन रहे खाने का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। इसी के साथ गोपाल राय ने एक बार फिर नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है और केंद्र सरकार से जोरदार हमला किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। देखिए, किसानों का जो तीनों कानून को वापस लेने, एमएसपी कानून बनाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, आम आदमी पार्टी और पूरी सरकार पहले दिन से किसानों के साथ है और यहाँ पर
आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये सरकार की तरफ से लोगों को ये लंगर की सेवा दी जा रही है। टॉयलेट की पानी का इंतजाम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो डेली बेसिस पे यहाँ सेवादारी करते हैं, एक सेवादार बन करके। तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और सरकार किसान है, और हम चाहते हैं कि आज 20 दिन हो गया, केंद्र सरकार अपना अहंकार छोड़े और इनकी मांगों को माना जाए। इसका समाधान केंद्र सरकार के पास है और सरकार को अब कम से कम अपनी जिद छोड़नी चाहिए। किसानों को इस तरह की दुर्दशा में, जिस तरह से एक एक दिन जिस तरह से इस ठंड में किसान ठिठुर रहा, मुझे लगता है कि ये देश के लिए आज़ादी के बाद का दुर्भाग्य है। तो विपक्षी क्या करें? सरकार का समर्थन करें। विपक्षी जो है लाठी चलवाने का समर्थन करें। विपक्षी जो है वाटर कैनन चलवाने का समर्थन करें। विपक्षी जो है, जो अन्नदाता है, वो 20 दिन से बैठा है सड़क पर, सरकार का समर्थन करें। सरकार अन्याय करे और विपक्षी विरोध न करें। हमने पार्टी बनाई इसीलिए है, आंदोलन से पार्टी निकली है, और कहीं भी अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। किसानों ने तो कहा था कि रामलीला मैदान हमें दीजिए बैठने के लिए। रामलीला मैदान में अगर ये बैठे होते तो नुकसान नहीं होता। लाठियां किसने चलाई? बॉर्डर पे किसने लगा रखा है बैरिकेड? रामलीला मैदान किसने नहीं दिया? तो अगर मोदी सरकार पूरे देश को बर्बाद करना चाहती है तो उसको नहीं करने दिया जाएगा, और इसीलिए हम पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। देखो, किसान मजबूत होगा तब, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री अमित शाह जी से मिल करके ये सारा गेम करते हैं। दिल्ली वो आए, अमित शाह जी से मिल के गए, किसानों से क्यों नहीं मिले? पंजाब से किसान आकर के यहाँ सड़क पे बैठे हैं। जब कानून बना उस समय जो कमेटी बनी थी, उसके मुख्यमंत्री जो है अमरिंदर सिंह जी उसके मेंबर थे, तब एक बार भी उन्होंने नहीं। और इसी को लेकर और ज्यादा अपडेट लेंगे। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। राजीव, लगातार आम आदमी पार्टी बहुत दिलचस्पी दिखा रही है किसान आंदोलन में। कई बार खुद सीएम केजरीवाल वहां पहुंचे हैं और कई नेता वहां पर पहुंचे हैं। आज गोपाल राय पहुंचे हैं और वहां पर जाकर किसानों से उन्होंने बातचीत की और एक बार फिर से सरकार पर हमला किया। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है और किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल कहीं जिस तरीके से जो आज कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं किसानों के जो हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। कहीं जो उनको पता है कि लगातार कहीं ना कहीं वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी इलेक्शन है, यूपी के अंदर भी इलेक्शन है, और सबसे ज्यादा किसान हरियाणा और पंजाब और यूपी के अंदर ही है। तो कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक है उनको हासिल करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी किसानों के बीच में गए थे, मनोज सिसोदिया भी किसानों के बीच में गए, और कहीं ना कहीं अब और भी नेता जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि आने वाले जो 2022 के जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उसको हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो 50% के करीब जो वोट है वो कम से कम किसानों का है, और वो अगर वो हासिल कर ले तो एक नेशनल लेवल की उनकी पार्टी बन जाएगी, और कहीं ना कहीं उसको पीएम के जो दावेदार जो उन्होंने पहली बार उन्होंने ख्वाब देखे इस चीजों के, शायद वो उसके पूरे हो सकते हैं। मगर देखना है किस तरीके से जो रणनीति अपनाई जा रही है वो कितना कारगर हो सकती है, क्योंकि किसान भी अभी भी समझ रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जैसे हमारा प्रदर्शन चलेगा या फिर जो भी हमारे प्रदर्शन के बीच में आता है वो अपना झंडा छोड़ के आए, यानी कि अपना बैनर छोड़ के आए, सिर्फ हमारा समर्थन देने आए, ना कि किसी और चीज के लिए। जी राजीव, एक तरफ आम आदमी पार्टी है वो लगातार ये कह रही है कि हम लोग एक पार्टी के नाते नहीं जा रहे हैं, हम लोग वहां पर सेवादार के रूप में जा रहे हैं। खुद सीएम केजरीवाल ने उपवास जिस दिन रखा था उस दिन भी यही बात कही थी, लेकिन वहां पर जो सुविधाएं वहां पर दी जा रही, वहां पर लिखा जा रहा है कि सुविधाएं दिल्ली सरकार के जरिए दी जा रही है। तो इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद जरूर कहा था कि वहाँ पहुंचने के बाद में, चंडीगढ़ पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ एक सेवादार के तौर पे आ रहे हैं, सिर्फ एक समर्थन लेने आ रहे हैं, ना कि पार्टी के हिसाब से। मगर जिस तरीके से अब पोस्टर भी देखने को मिल रही है या फिर होर्डिंग देखने को मिल रहे हैं, वो लगातार यही इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार सिर्फ आम आदमी पार्टी की पार्टी है, और कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता या फिर कहीं जो उनके नेता है वो जो वहाँ पर किसानों की मदद कर रहे हैं, किसानों के साथ बैठे हुए हैं या किसानों के साथ बात कर रहे हैं, वो ज्यादातर
अपना सिर्फ वोट बैंक इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि पार्टी की तरफ से शायद उनके ये भी निर्देश दिए हुए कि आप लोग किसानों के साथ रहिए और किसानों के साथ साथ उनको जो वोट बैंक है वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। मतलब लगातार कहीं ना कहीं इसमें राजनीति नजर आ रही है और कोई बीजेपी भी इसको लेकर पलटवार करती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी को भी और किसानों पर भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि लगातार वो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक हासिल करने के लिए किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। मगर किसान जानते हैं कि किसको अपनाना है किसको नहीं अपनाना है, क्योंकि पहले भी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कोशिश कर चुकी है मगर वहां पर भी ये विफल रही थी। बिल्कुल विफल रही थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के जरिए वो अपने रास्ते तलाश रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से गोपाल राय वहां पहुंचते हैं और क्या कुछ उन्होंने वहां पर कहा। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लगातार खबरें जारी हैं। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव देखते हुए 2022 के चुनावों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में जुट चुकी हैं। बीते रोज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि 2022 में आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं आज AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपनी बात कही और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि वो भी यहां पर एक दल के साथ मिलकर चुनाव में उतरेंगे। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो पहुंच रहे हैं, अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज AIMIM की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ पहुंचकर सहूलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। इस दौरान ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को लेकर भी बयान दिया, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। दरअसल बिहार के बाद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी के विस्तार की संभावनाएं
तलाश रहे हैं। ऐसे में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी से बातचीत करेगी, तो ओवैसी ने कहा कि मैं और ओम प्रकाश राजभर आपके सामने बैठे हैं, हम इनके नेतृत्व से मिलकर काम करते हैं और ऐसे में AIMIM और आपके साथ चुनाव लड़ने की अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और शिवपाल सिंह यादव भी मिलकर, यानी कि एक समूह बनाया गया है, उसके साथ मैदान में उतरेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाल्लाह जनवरी में प्रोग्राम बनेगा और मीटिंग्स होंगी, क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स का तो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, मगर जनवरी में और भी हम इसको आवाम से मुलाकातें होगी, मीटिंग होगी और यकीनन हम इस सफ़र में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। नहीं वो भाई एक बात का तो इकरार करना पड़ेगा कि जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। देखिए आगे अभी क्या होता है, हम उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको बता पाएंगे। देखिए बिहार में जो हमको कामयाबी मिली उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस का हिस्सा थे, इसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी, हम लोग तो सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। तो यकीनन MIM की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। आप लोग अच्छी तरह पहले से भी वाकिफ हैं कि हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा साल भर हो गया, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोग काम को शुरू किए, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी उनकी पार्टी है, श्रीमती कृष्णा पटेल जी की उनकी पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है, बाबूराम पाल जी की पार्टी है, अनिल चौहान जी की पार्टी है, रामसागर बिंद की पार्टी है, रामकरण कश्यप की पार्टी है और भारतीय समाज पार्टी है। ये 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और आप लोगों से भी मैंने कहा था कि इसमें और लोगों को हम ले आएंगे और उसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि इसको बढ़ाने के लिए, मोर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए, तो बड़े भाई माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज मुलाकात हमारी हुई है और ये भी आपके सामने उन्होंने बताया है कि हम भी मोर्चे में जो हमारी सोच है कि शिक्षा स्वास्थ्य, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, किस तरह की तस्वीरें? पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी पीठ जो है कड़ी कर रहे हैं, मजबूती के साथ मैदान में जुटे हुए हैं, आज की तस्वीरों से क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है? जी पुनीत। देखिए मोहित, 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। ऐसे में जो प्रमुख दल हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर करते भी हैं तो इंटरनल गठबंधन, यानी कि जिनसे उनका लंबे समय से चलता आ रहा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार हालांकि मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। एक बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उसमें भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। ऐसे में जो तमाम छोटे दल हैं वो संगठित होकर के एक ऐसा प्लान कर रहे हैं कि लगभग 14 से लेकर के 22 दल एक साथ आए और लोगों को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि छोटे छोटे दलों के पास अपने वोटर्स हैं, अगर ये एक साथ आएंगे, ऐसा छोटे दलों का मानना है, तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सफल होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि छोटे छोटे दल हैं, उन्होंने अपना समूह तैयार किया है और मजबूती के साथ वो चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए और सरकार बनाने की उम्मीद वो जता रहे हैं। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आज गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है।
उन्होंने ये भी कहा कि निर्यात का जो मूल्य होगा वो सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इससे 5 करोड़ किसान और उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को फायदा होगा। जावड़ेकर ने बताया कि पहले से घोषित 5,310 करोड़ सब्सिडी अगले हफ्ते में किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि खाद्य मंत्रालय ने 2020-21 के विपणन वर्ष में 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए 3,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रस्ताव किया था, जिसे आज कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इससे पहले पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि 2019-20 में सरकार ने 10,448 रुपए प्रति टन की एक मुफ्त निर्यात सब्सिडी दी थी। इससे सरकारी खजाने पर 6,268 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश में खपत 260 लाख टन होती है। इस साल सरकार ने, और पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है, तो देश में दाम इसके कारण कम है, तो किसान और उद्योग दोनों संकट में हैं। इस पर मात देने के लिए सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है। निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया। सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये उसकी विशेषता है। 3500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। तो 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी, 18,000 करोड़ रुपए निर्यात से मिलने वाली आय, और अभी तक जो घोषित सब्सिडी दूसरी है उसका 5,361 करोड़ तो एक सप्ताह में किसान के खाते में 5 करोड़ किसान और उनके परिवार जन उससे बेनिफिट हो गए, और 5 लाख। तो करोड़ों किसानों को फायदा देने की कोशिश केंद्र सरकार की है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता उमेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर ANB न्यूज पर। उमेश जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा किसानों को दिया गया है, क्या किसान आंदोलन के बीच इस तरह का तोहफा किसानों को तोड़ने की कोशिश है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? उमेश जी का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ इसको लेकर देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि 60 टन चीनी का निर्यात सरकार करेगी, और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चले कि इसको लेकर सब्सिडी दी जाएगी, और साथ में आपको यह भी बताते चले कि 5,310 करोड़ की जो सब्सिडी है अगले हफ्ते किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर किसानों को जोड़ने की कोशिश की गई है कि जो भी अब सब्सिडी का पैसा होगा वो सीधे किसानों के खाते में डाला जाएगा। और साथ में यह भी कहा गया है कि अब आगे की रणनीति इसको लेकर तैयार की जा रही है ताकि किसानों को इसमें लेकर मजबूती मिल सके। तो वहीं आज जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण का मतदान हुआ। खास बात यह रही कि कड़ाके की ठंड में भी बावजूद भी लोग मतदान केंद्रों तक भारी संख्या में पहुंचे और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन देखने को मिली। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 7वें चरण में 31 DDC सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें 13 सीट कश्मीर डिवीजन में और 18 सीट जम्मू डिवीजन में आती हैं। सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान हुआ। हालांकि कश्मीर घाटी और चेनाब घाटी के कई पोलिंग बूथ पर सुबह तापमान 0 से नीचे रहा। इसी की वजह से लोगों की संख्या भी थोड़ी कम देखने को मिली। 31 सीटों पर 6,87,000 वोटर हैं, जिनके लिए 1,852 पोलिंग स्टेशन तैयार किए गए थे। आपको बता दें कि DDC चुनाव के साथ ही पंच और सरपंच का भी चुनाव चल रहा है, जो कि इस बार लोगों के बीच खासा दिलचस्प बना हुआ है। ये लगता है कि लोगों को जो आज बदलाव दिख रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि आज हम इस कैंडिडेट को वो डालेंगे कि जो हमारा काम करेगा। तो सबसे पहले कि पहली बार यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है,
हमारे नॉलेज में तो ऐसे ही पहली बार हुआ, हमारे डीडीसी इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो हम यही चाहते हैं कि एक बदलाव हो, जो लोग कैंडिडेट पे भरोसा कर रहे हैं, कौन कैंडिडेट कल जीतेगा इंशाल्लाह 22 तारीख को, तो इसलिए ये बदलाव। मुझे लगता है बेसिक इशू जो है, एक तो यहाँ पे एजुकेशन का सबसे बड़ा इश्यूज़ है, उसको ठीक करना है। दूसरा यहाँ पे जो तामीरी काम है, यहाँ पे रोड है, हॉस्पिटल है, इसको ठीक करना है। और उसके बाद जो कश्मीर के हालात जो है वो उन हालातों से बदलाव के लिए वोट डाला जाए। सर देखिए, लोग बहुत तंग हो चुके हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा है, लोग चाहते हैं कुछ काम हो जाए। बेरोज़गारी सबसे बड़ा इशू है, और यहाँ पर जो सड़कें वड़कें तालीम वालीम है, इस पे फोकस ज़्यादा रहता है। इसलिए वो वोट डालना है हमारे लिए सबसे ज़्यादा। लोग इस उम्मीद के साथ निकलते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, हमारे काम हो जाए, कि कुछ बदलाव चाहते हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। यूथ बेरोज़गार हो गया, यूथ कुछ नहीं कर रहा है, बिजनेस यहाँ पर ठप है, कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ। जैसे आपने बताया कि आज हमारा एग्जैक्टली लास्ट फेज है, 7th फेज जो है डीडीसी इलेक्शंस, और उसके साथ साथ जो हमारे पंचायत बाईपोल्स का, और जी, और कुल मिला के यहाँ पे अभी जो शेयर पत्री की आप बात करेंगे, यहाँ पे एक डीडीसी ये वैकेंसी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर से। रविंद्र, आज अंतिम फेज का ये डीडीसी का चुनाव हुआ, मतदान वहां पर खासा उत्साह के साथ मतदाताओं ने किया, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल मोहित, देखिए ये आज 7वें चरण का मतदान था, अभी एक चरण जो है अभी और पड़ा हुआ है जी, और उसके बाद जाके इलेक्शन का समापन होगा और रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो डीडीसी का चुनाव था, आज सुबह करीब 6 बजे मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई और 2 बजे तक जो है प्रक्रिया जो है वो समाप्त हुई। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है वो देखने को नहीं मिली है। अलबत्ता जिस तरह से लगातार कहा जाए इन चुनावों को लेकर आतंकी साया जो है इस पर इन चुनावों पर मंडरा रहा था, उसको लेकर कहा जाए तो बिल्कुल भी आज कोई ऐसी घटना नहीं सामने आई है। हालांकि लोग चाहते हैं कि इन चुनावों के जरिए उनके इलाके का विकास हो, और इसी वजह से लोग बढ़ चढ़कर इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। और आज भी करीब कई जगह पर अगर बात करें तो जम्मू के कई जगह ऐसे हैं जहां 75% तक वोटिंग जो है इन चुनावों के दौरान जो है हुई है, और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हालांकि इसमें कोविड का पूरा ध्यान रखा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए लोग जो है वोट अपना डाल रहे थे। और जिस तरह से कश्मीर घाटी की बात करें, वहां पर सर्द मौसम के चलते जहां बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, उन इलाकों की बात करें तो वहां पर भी चुनाव आयोग द्वारा जो है जो प्रबंध थे वो पूर्ण किए गए थे। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन खासा दिलचस्प लोगों में दिलचस्पी देखने को मिली, बहुत भारी संख्या में लगातार जिस तरीके से मतदान करने के लिए पहुंचे, क्या दर्शाता है कि आखिरकार लोग किस उम्मीद के साथ घर से निकले मतदान करने के लिए, क्या उम्मीदें उन्होंने जताई? जी देखिए, लोग चाहते हैं कि जिस तरह से चुनाव डीडीसी के हैं, हालांकि लोकल स्तर पे हैं, पंच सरपंचों के चुनाव हैं, वो चाहते हैं कि उनके इलाके का विकास हो, और विकास के नाम पर ही जो है वोट कर रहे हैं। जो पिछले काफी समय से लोग चाहते थे कि जो उनके इलाके का विकास नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से लोग चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा भी लिया। और बिल्कुल विकास के नाम पर कहीं ना कहीं मतदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने कहा कि आज 7वें फेज का ये मतदान था, हालांकि कहीं पर कोई आतंकी घटना नहीं हुई, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANP न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।